मैंने कुछ अभी तक टोटल 8 लेक्चर इससे पहले अपलोड भी करे हैं और उसमें शायद मैंने 4-5 असाइनमेंट भी डिस्कस कर दिए थे वैसे। ठीक है, उनको भी आप स्टडी कर लेना। और आज क्लास नंबर 9 आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। इसमें देखो आपने यहाँ पर ना कुछ असाइनमेंट आप बना के लाए, कुछ ऐसा, ये आपका असाइनमेंट है। अब इसमें आपकी मिस्टेक्स बताते हैं क्या क्या है। एक तो देखो इसमें ना आपने पूरी टेबल में कलर फिल कर रखा है, पूरी टेबल में कलर दे ही नहीं रखा असाइनमेंट के अंदर। आपको चेक कराते हैं, कलर सिर्फ यहाँ पर नीचे वाले एडजॉइनिंग सेल्स के अंदर है जो अलग से दे रखे टोटल के अंदर। तो पूरी टेबल में ना तो किसी ऑप्शन में दे रखा है कलर, तो हमने इसका कलर हटाना है। टेबल को सिलेक्ट किया, Ctrl+A, यहाँ पे शेडिंग पे जाकर फिल कलर के नाम से ऑप्शन मिलेगा आपको। अब इसको हम शेडिंग भी पढ़ते हैं, नो फिल कर दिया। अब कलर सिर्फ हम नीचे वाली सेल्स के अंदर दे देंगे। कई बार कलर का नाम लिखा हुआ आता है ग्रे स्केल, तो यहाँ पे आप ग्रे कलर में से कोई भी एक मीडियम कलर की आप क्वालिटी यहाँ पे सेट करेंगे। कभी भी कलर ना आप ना तो ज़्यादा डार्क करना, ना ही ज़्यादा लाइट करना। अगर मैं बिल्कुल ये लाइट करूँगा, अब कलर ये दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपने अप्लाई भी करा ऐसा सेम कलर अगर अप्लाई कर दोगे ना, और अगर मान लो जैसे आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, अब वहाँ पे तो इतने सारे प्रिंट आउट भी निकलेंगे आपके। एग्ज़ाम होने के बाद प्रिंट आउट कॉपी भी निकलवाएंगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड भी कराएंगे। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना कि जब आप प्रिंट आउट निकालोगे, उसको जब आप सेल्फ अटेस्टेड करोगे ना, उसमें आप अपना नेम, रोल नंबर गलत मत लिख देना। अगर आपने रोल नंबर उसमें गलत लिख दी, अपनी सेल्फ डिटेल्स गलत लिखी है, तो आपका वो 0 मार्क्स अपीयर कर देंगे, फिर ध्यान रखना। ठीक है, और आप जब भी कोई टेबल बना रहे हो, एक तो बॉर्डर जरूर दे दो, कंपलसरी है। ठीक है, नहीं तो अभी तक मेरे पास टोटल ऐसे 4 बच्चे मिल चुके हैं, 2 हमारे सेंटर से ही थे और 2 आउटसाइडर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बॉर्डर नहीं दी थी, जिस वजह से उनको 0 मार्क्स भी दे रखे थे। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिली है ये चीज़ें। और फिलहाल अगर आपको कभी भी कोई भी शेडिंग कहता है ना एक्सेल के अंदर कि गिव शेडिंग टू द सेल्स इन रो नंबर 1 या 2 या कहीं पे भी शेडिंग देने के लिए कहता है, तो शेडिंग जब भी आप दोगे ना तो ज़्यादा डार्क कर देना। अब डार्क क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट की विजिबिलिटी कम हो जाएगी फिर। अब ऐसे में कलर का पता ही नहीं चलेगा टेक्स्ट में लिखा क्या हमने। बहुत ज़्यादा लाइट इसलिए नहीं यूज़ किया जाता कलर कि कई बार प्रिंटर्स के अंदर ना इंक इतनी कम हो जाती है प्रिंट करते करते, जिस वजह से इतनी लाइट इंक का पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है, फिर उसके कई बार नंबर काट लिए जाते हैं क्योंकि प्रिंटिंग में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हार्ड कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई मीडियम टाइप का ऐसा कलर लेना है, टेक्स्ट की भी विजिबिलिटी क्लियरली हमें विजिबल हो और ये भी कलर भी शेडिंग भी क्लियर विजिबल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें देखो एवरेज ऑफ ए एंड बी, आपने जब यहाँ पे टाइप किया तो ए और बी आपका नीचे आ रहा है, बट अब इन दोनों के बीच में आपने ना स्पेस नहीं दे रखा। तो यहाँ पर जब आप अपने असाइनमेंट्स में देखेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट में, तो इसके अंदर देखो ए भी नीचे है, बी में, बट बीच में ना स्पेस भी है। अब मैं यहाँ पे सेल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, या आप एडिटिंग के लिए F2 बटन भी दबा सकते हैं। अब मैंने ए के बाद में भी और एंड के बाद में भी जैसी स्पेस देके एंटर किया, यहाँ पर ए भी ऊपर चला गया, एंड भी ऊपर चला गया, बट हमें ए और एंड भी तो नीचे चाहिए, आप ऊपर नहीं रख सकते। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ए को नीचे लेके आना है। तो मैंने आपको एक ऑप्शन पढ़ाया था रैप टेक्स्ट के नाम से ऑलरेडी, जो कि आपने ऑन तो कर दिया, पर यहाँ पर ए और एंड इसलिए नीचे नहीं आ रहा क्योंकि कॉलम्स की विड्थ यहाँ पर ज़्यादा है। अब या तो मैं इसकी कम करूँगा, बट कम करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि अगर मैं इसकी कम कर दूंगा तो, बट हम चाहते हैं विड्थ तो उतनी रहे और टेक्स्ट भी नीचे आ जाए। तो ऐसा कैसे होगा, सेल पे पहले डबल क्लिक करेंगे, जिस टेक्स्ट को आपने नीचे लेकर आना है ना जहां से भी, और अगर वो रैप टेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू अगर नहीं जा रहा है, तो आप उसके आगे कर्सर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से लेफ्ट ओल्ट के साथ में एंटर प्रेस करना। राइट वाला ओल्ट यूज नहीं करेंगे आप एक्सेल में कहीं पे भी, नहीं तो काम नहीं करेगा ओल्ट एंटर। तो मैंने लेफ्ट वाले ओल्ट के साथ में जैसे ही एंटर दबाया, रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट कमांड होती है ओल्ट प्लस में एंटर, ये ऑप्शन तो दे रखा था।
पर काफ़ी बार हमें ना ऑल्ट एंटर का यूज़ शॉर्टकट के थ्रू करना पड़ता है। अब अगर मैं जैसे एक सेल में लिख दूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, अब मैं इस सेल पे क्लिक करके अगर रैप टेक्स्ट ऑन करता हूँ, देख रहे हो ऑफ भी बीच में फिट हो रहा है ऑलरेडी, नेम भी बीच में आ रहा है, पर स्टूडेंट कट हो रहा है ना, तो स्टूडेंट नीचे चला जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट सेल में स्टूडेंट्स मार्क्स या फिर स्टूडेंट्स नेम, अब नेम बाहर जा रहा है सेल से, तो रैप टेक्स्ट जा रहा है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर एम्प्लॉइज, अब एस देख रहे हो सेल से हल्का सा बाहर चला गया, सैलरी। अब मैं इसको अगर रैप टेक्स्ट ऑन करता हूं तो देखो एस भी नीचे जाएगा, एम्प्लॉइज का एस भी नीचे चला गया क्योंकि एस कट हो रहा था, सेल से बाहर जा रहा था, वो सेल से बाहर। अब रैप टेक्स्ट क्या करता है, जितना भी एक्सेल लार्ज टेक्स्ट होता है ना एक्सेल लेंथ का, वो नीचे ले आता है। स्टार्ट इन नेक्स्ट रो इन सेम सेल, सेम सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में आपको काम करना, तो रैप टेक्स्ट तो कर देंगे, बट कई बार होता है कि हमें रैप टेक्स्ट भी करना है, बट ऊपर कितना फिट करना है एक लाइन में कंटेंट, उसके लिए हमें विड्थ वगैरह भी सेट करनी पड़ सकती है। जैसे अब इसके अंदर एस ऊपर नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, विड्थ कम होने की वजह से, तो थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी भी पड़ेगी, फिर हमें ऐसे में आपको बढ़ानी पड़ेगी फिर। तो ये धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप असाइनमेंट करके लाओगे चीज़ें, उसमें हम देखेंगे, पता चल जाएगा कि आपकी गलती का भी है। नेक्स्ट, अब इसमें ना जैसे अब आपको ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला था, इसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं बोला कि आपने अपनी टेबल को रो नंबर 3 से या 4 से बनाना है, कहीं पे भी नहीं बोल रखा। तो यहाँ पर आपने ऊपर जैसे 3 लाइंस को छोड़ के अपनी टेबल बना रखी है, तो हम चाहते हैं ये ऊपर की 3 रोज ना डिलीट करनी है। आप तीनों रोज को डिलीट करो क्लिक दबा के, ऊपर ऑप्शन है डिलीट के नाम से ही, आप इससे डिलीट कर दो, टेबल वापस स्टार्टिंग पे आ गई। अब बारी यहाँ पर ये आती है कि अब आपको यहाँ पे मंथ के नाम भी लिखने के लिए दे दिए, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। जब आपने इसमें टाइप किए थे नाम, जब ये मंथ नेम लिखे थे, आपने सारे खुद टाइप करे थे? बिल्कुल, यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे। ध्यान रखना, आपने कभी भी इस तरह की कोई भी एक लिस्ट बनानी हो ना, और आपने जैसे अब मंथ के नाम लिखने हो, फिर चाहे डेज के नाम हो, संडे हो, मंडे हो, शॉर्ट फॉर्म में हो या फुल फॉर्म में हो, चाहे मंथ में APR लिखो शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में, किसी भी रैंडमली किसी भी मंथ नेम को लिखने के बाद जब ड्रैग करते हैं तो बाकी के महीने नाम अपने आप आ जाएंगे। और जब आपने इसमें लिखा होगा तो आपका टेक्स्ट भी कट हो रहा होगा सितंबर का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम्स की विड्थ होती है ना, वो होती है 8.43। जैसे मैं एक बार इसकी नॉर्मल कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में मैंने क्लिक करा, फॉर्मेट पे गए, ऑप्शन है कॉलम विड्थ, मैं इसको एक बारी नॉर्मल विड्थ कर रहा हूँ 8.43 जो डिफ़ॉल्ट होता है। अब डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग ना सितंबर देख रहे हो हल्का सा कट हो रहा है, हल्का सा कट गया, तो हम चाहते हैं इसको प्रॉपरली फिट करना है। या तो आप इस कॉलम की विड्थ थोड़ी सी एक्सपेंड कर दो, कॉलम की विड्थ ऊपर से इसकी बॉर्डर एज पे क्लिक दबा के, या फिर डबल क्लिक ऑन लाइन, ठीक है, डबल क्लिक ऑन कॉलम लाइन टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब इसको ऑटो फिट करना भी बोलते हैं, ऑटो एडजस्ट करना भी कहते हैं। इसके बाद आपको 2 कॉलम्स दे दिए गए जिसमें A और B की अमाउंट मेंशन कर रखी है आपको, फिगर्स कि A की वैल्यू इतनी है, B की इतनी है, तो इसमें कह रहा है A और B को प्लस कर दो, तो आप यहाँ पे सम मत करो, सिंपल आप सीधा डायरेक्ट प्लस कर दो सेल बाय सेल मेथड से डायरेक्ट भी। अगर आप सम लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा कि लॉन्ग मेथड हो जाएगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगी, तो आप सीधा डायरेक्ट कर दो सेल बाय सेल मेथड से। ऐसे ही यहाँ पर फिर हमने A माइनस B कह रहा है, जैसे यहाँ पर भी तो आपने सेल बाय सेल मेथड से करा, और सब्ट्रैक्शन के लिए तो वैसे भी कोई दूसरा मेथड होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड होता है। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप प्रोडक्ट करते हैं। अब आपने अगर मल्टीप्लाई का साइन ही लगा दिया तो प्रोडक्ट की नीड हमें पड़ेगी ही नहीं, ब्रैकेट लगानी है या नहीं लगानी वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और जब हमने इसके अंदर अब चेंजेस तो कर दिए देखो फर्स्ट सेल में, पर बाकियों में तो नहीं करे। अब इसको यहाँ से अपडेट भी करना पड़ेगा। फिर आता है A और B को डिवाइड कर दो,
हाँ जी, प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, हाँ जी, तो उसके मार्क्स कट गए ना For वैसे, example, यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल, अब इसके तो अंदर super कट गया क्योंकि इसमें ना अब देखो हेडिंग्स के अंदर आपको क्वेश्चन बना के दे रखा है, ए इंटू में बी करना है, हेडिंग भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ रहा है। भले ही वैसे चाहे टीचर वहाँ पर जो चेक करने वाला होगा बेशक ठीक कर दे, पर यहाँ पर हमें उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में, किस वे में हमें वो उसने क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि इनका पता नहीं होता कि नंबर ना काट लें। अदरवाइज ये लिखा हाँ होता जी, कि सम वाला फॉर्मूला यूज करके करो। हाँ जी, कई तो फिर assignment हाँ में जी लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है। अगर कुछ भी नहीं बता रखा वैसे, अदरवाइज सीधा फिर addition कैसे मर्जी कर दो। वैसे तो हम फंक्शंस का मेनली मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक वाइड अमाउंट में रेंज होती है, मल्टीपल सेल्स हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं ना, बल्कि 2 के लिए तो सिंपल यूज़ कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा होता है तो सम, एवरेज, मैक्स ये चीज़ें कर लेते हैं, अदरवाइज सिंपल तरीके से कर लिया जाता है। अब एवरेज के लिए तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, डायरेक्ट एवरेज लिखकर सीधा रेंज और ड्रैग कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पर नीचे इसने बोला था कि भाई टोटल भी निकालना है। अब आपने नीचे टोटल का फॉर्मूला तो लगाया था, ठीक, कैसे लगाया था आपने बता सकते हैं? इक्वल टू सम, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, देन अब यहाँ पे हमने क्लिक दबा के सीधा सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट से लेके लास्ट सेल तक। हम इन सभी का सम करना है, नीचे बिलो टोटल करना है, एंटर कर दिया, टोटल आ गया। बाकी सभी का चाहिए तो इसको ड्रैग कर दिया। बिल्कुल, अब इसको जैसे हमने ऊपर से नीचे ड्रैग किया था ना, ऐसे राइट में भी ड्रैग किया जा सकता है, राइट में ड्रैग कर दिया। या और मेथड बताता हूँ, हमें ये ना यहाँ पर मैंने 2-4 वैल्यूज़ लिख दी, मुझे इन चारों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, तो मैंने एक शॉर्टकट कमांड बताई थी, ऑल्ट प्लस में इक्वल टू, या ऊपर से आप ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं, शॉर्टकट दिखा भी देगा, प्रेस किया, एंटर कर दिया, टोटल हो गया। मेरे पास अब 4-5 वैल्यूज़ और भी हैं। अब यहाँ पर ना मैंने वर्टिकली लिखी है, ऊपर से ऐसे नीचे रख दी। अब ऑल्ट इक्वल करेंगे तो क्या फॉर्मूला काम करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑल्ट इक्वल करने पर ऊपर से नीचे उठा लेगा, क्योंकि लेफ्ट में तो रेंज ही नहीं है। अगर ऊपर रेंज है तो ऊपर क्यों उठा लेगा, अगर लेफ्ट में है तो फिर लेफ्ट वाली वैल्यूज को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, ध्यान रखना। फिर वो ऊपर को नहीं पड़ेगा, वो पहले लेफ्ट वाली रेंज को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। और यहाँ पर अब हमें जैसे टोटल निकालना है, इन सभी 5 सेल्स में मैंने इस सेल में जाकर जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक किया, देखो रेंज आ गई, एंटर दबा दो, और कॉर्नर से चाहे तो आप इसको राइट में ड्रैग करो, या फिर एक तरीका ये भी कर सकते हो। अब टोटल कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इस सेल से लेकर यहाँ तक, तो 5 सेल को सिलेक्ट करके आप ऑटो सम करेंगे ना, जब अब ये ऊपर की रेंज पड़ेगा, सारे एक ही बारी में सम हो गए, 5 के 5। चाहे मैं कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल दबा देता हूँ, सम हो गया। चेक करने के लिए आप फॉर्मूला डबल क्लिक कर दो, सेल में दिखा देगा यहाँ पे आंसर में। ये ऑल्ट इक्वल सर ये करने के लिए हाँ कहाँ पे जी। क्लिक करें? कहाँ पे क्लिक करें? Yes. ऑटो सम ऑप्शन पे सिलेक्ट, आपने क्या करना है, टोटल निकालना है, किसके अंदर, 5 सेल में निकालना है ना, तो 5 को सिलेक्ट करेंगे पहले, सिंपल। जहाँ पे भी हमें चाहिए और ऑटो सम पे क्लिक कर दो, चाहे ऑल्ट इक्वल दबा दो। अगर आपको राइट में भी चाहिए सभी वैल्यूज़ का टोटल यहाँ पर, तो इनको भी सिलेक्ट करके ऑटो सम कर दो। अब डबल क्लिक करके फॉर्मूला दिखाता हूँ, पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़ प्लस होगी, मैंने हटा दी अंडू करके। इसी में आगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। इसमें कह रहा है सेट द अलाइनमेंट ऑफ ऑल हेडिंग्स एज शोन अबव इन गिवन टेबल। अब टेबल में आपको जैसी अलाइनमेंट सेट करी हुई दिखा रखी है ना, सभी हेडिंग्स में या सेल्स में, वो सारी आपको सेम वैसी शो करनी है जैसी यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑल ब्लैंक कॉलम्स यूजिंग एप्लीकेबल फंक्शंस। अब यहाँ पर फंक्शन है, फॉर्मूलाज है, वो आप अपनी मर्जी से चॉइस से यूज़ कर सकते हैं। और टोटल भी निकालना है बिलो ऑफ ऑल कॉलम्स, जो कि अभी अभी हमने रिसेंटली अप्लाई करा फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए। नीचे बोल रखा है टोटल निकालना है बिलो, नीचे ऑफ ऑल कॉलम्स, एंड गिव द बैकग्राउंड कलर टू द गिवन सेल एज शोन अबव। कह रहा है कि बैकग्राउंड को में कलर देना है, कहाँ पे, गिवन सेल्स में, सभी पूरी टेबल पे ना। कह रहा है कि एज शोन अबव, जैसा आपको ऊपर शो किया गया है टेबल के अंदर, सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर कलर देना है। नेक्स्ट
चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर टू द फर्स्ट कॉलम। कह रहा है फर्स्ट कॉलम में सेंटर अलाइनमेंट, तो सिलेक्ट करके आपने यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट ऑलरेडी पहले से कर रखी है। और ये 3 सेल नीचे मर्ज करना आपको पहले भी बता दिया था, वो आपने पहले से मर्ज कर ही रखे हैं। एंड डिक्रीज द डेसिमल प्लेस, कह रहा है 0 करना है इन एवरेज कॉलम। ये नहीं समझ। कह रहा है भाई 0 डेसिमल प्लेस का मतलब अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे आपने स्कूल में कॉलेज में एग्ज़ाम दिए, ठीक है, आपके परसेंटेज आ गई 73.25, तो 0.25 क्या है, डेसिमल वैल्यू हमारी। तो इस वैल्यू को हम चाहते हैं शो नहीं करना, तो कहाँ पे शो नहीं करना, एवरेज कॉलम में कह रहा है। कह रहा है जो एवरेज का कॉलम है उसमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, किसको, डेसिमल प्लेस को। तो आप रेंज को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक होता है इंक्रीज डेसिमल, दूसरा है डिक्रीज। इंक्रीज करेंगे बढ़ता जाएगा, डिक्रीज कर दिया हट गया, हटा दिया। अब इसमें तो लिखा हुआ है डिक्रीज द डेसिमल प्लेस 0, या इसकी जगह पे बहुत बार ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि राउंड फिगर, कई बार लिखा हुआ था 0 डेसिमल को राउंड फिगर, या फिर हम राउंड ऑफ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार राउंड ऑफ भी लिखा हुआ था, तो इट मीन्स ध्यान रखना कि 0 डेसिमल होता है। सर इसमें प्रोडक्ट में नहीं दे रखा 0 डेसिमल, हाँ जी, तो इसमें एज इट इज रहने दे, एज इट इज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सिर्फ एवरेज के कॉलम में बोल रखा है, स्पेशली डिफाइन कर रखा है। अगर ये ना बता रखा होता कि इन एवरेज कॉलम, सिर्फ इतना लिखा होता डिक्रीज द डेसिमल प्लेस 0, फिर सारों में हम 0 कर देते, फिर सारों में हो जाता, पर इसने तो मेंशन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है। और अप्लाई ऑल को ऑर्डर करनी है, और इसके बाद आता है गिव द फॉर्मेट ऑफ $साइन टू द टोटल सेल्स बिलो। कह रहा है जो नीचे टोटल आपने निकाला है ना सेल्स में, बिलो नीचे, उसका जो फॉर्मेट है कह रहा है $साइन में करना है। अब आप यहाँ पर क्या करो, नीचे वाली सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको एक करेंसी सिंबल मिलेगा परसेंटेज के साइन के साथ में, अकाउंटिंग के नाम से। क्लिक करने पे हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में क्लिक करते ही रुपीस का साइन आ रहा हो, और आपको क्वेश्चन में तो डॉलर बोल दिया, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाके एरो बटन पे यहाँ से आप लिस्ट में से ले लेना $, क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। इसके बाद आ रहा है सेव योर XLS फाइल। XLS का मतलब एक्सेल फाइल, XLS X, या फिर कई बार लिखा था सेव योर XLS ओनली, कई बार यहाँ पर लिखा था सेव योर XLS, या आगे X भी लगा हुआ मिलता है कई बार। इसका मतलब XLS का मतलब एक्सेल फाइल होता है। कई बार इसकी जगह पे ये भी लिखा हुआ हो सकता है सेव योर वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब भी एक्सेल की फाइल ही होता है। दरअसल XLS क्या होता है, ये चीज़, ये एक्सेल एप्लीकेशन का एक एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन का मतलब एक आइडेंटिटी, एक तरह की आइडेंटिटी होती है कंप्यूटर में। आइडेंटिटी वर्ड को एक्सटेंशन नेम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है, और थोड़ा डिटेलिंग में, आपने कभी ना कभी .mp3 पढ़ा हुआ है, mp3 सुना होगा कभी ना कभी, mp4 भी सुना होगा। अब ये सभी क्या है, साउंड फाइल्स है, मीडिया फाइल है, पर mp3 का मतलब क्या है, ऑडियो सॉन्ग, और 4 का मतलब वीडियो सॉन्ग, जैसे .jpeg, बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि JPEG भी होता है, और JPEG को JPEG भी बोला जाता है, या खाली JPG भी लिखते हैं हम इसको। इसका मतलब एक फोटो फाइल, या पिक्चर, या वॉलपेपर, या इमेज, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसकी आइडेंटिफाई करा रही है, इसको एक्सटेंशन नहीं पढ़ा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी बार लिखा हुआ था। ब्लैंक वाला रहेगा, क्या चीज़ रह गया, जो ब्लैंक एक क्वेश्चन है इसमें, इसके अंदर ब्लैंक है, कहाँ पर, कौन सा ऑप्शन, ब्लैंक कैलकुलेट दी थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले टेबल बोल दिया बनाने के लिए, आपने टेबल बनाई, कह रहा है टू क्रिएट ए गिवन टेबल एज सेम आपको टेबल बनानी है एक्सेल के अंदर, और बनाने के लिए आप यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं ये वाले साथ में। और जिसमें कह रहा है सेट द अलाइनमेंट ऑफ ऑल हेडिंग्स,
ठीक है, आपने हेडिंग्स की अलाइनमेंट सेट करनी है। उसके बाद कह रहा है नाउ कैलकुलेट द ऑल ब्लैंक कॉलम्स यूजिंग एप्लीकेबल फंक्शन का मतलब एक उचित फॉर्मूले का, एक उचित फंक्शन का यूज़ करके सभी ब्लैंक कॉलम्स में आपने कैलकुलेशन करनी है। ये जो खाली सेल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए बात कह रहा है यहाँ पर। मुझे लगा कैलकुलेट ऑल द ब्लैंक एक काउंट हाँ जी। वाला लगा दिया सर मैंने, ये देखो ब्लैंक हाँ जी, 0 बिल्कुल। इसमें क्लिक करने से मैंने लगा समझ गया। इसमें मैंने वो लगा हाँ जी, लेकिन इसमें हाँ जी, ऐसे नहीं। ठीक है, वो खाली कॉलम्स को, ये एक्चुअल में एग्ज़ाम्स की लैंग्वेज ही ऐसी ऐसी आती हैं। और जैसे अब आप पजल हुए हो ना, पहले भी बताया था कि सारा खेल यहाँ पर लैंग्वेज का है। आप जितनी जल्दी आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे ना, आपका सिलेबस भी उतनी जल्दी पूरा होगा। और काफ़ी बच्चे ना सीपीटी के एग्ज़ाम में सिर्फ तभी रहते हैं जब वो प्रैक्टिस नहीं करते। भले ही उनको आता होगा सारा कुछ कि प्रैक्टिस नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो बेशक से, पर एग्ज़ाम में आप 10 मिनट में नहीं कर पाओगे पूरा, ये चीज़ की दिक्कत। दूसरा, फिर अगर आप असाइनमेंट की तैयारी नहीं कर रहे, आपको लैंग्वेज भी फिर अच्छे से क्लियर नहीं होगी। काफ़ी सारे कीवर्ड्स भी हैं, उनका नहीं पता चलेगा। अब पता तो जब चलेगा ना कि जब आप करने बैठोगे भाई इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे इस नाम से तो कोई ऑप्शन नहीं है और आ गया कोई अनदर कीवर्ड उस ऑप्शन के ऊपर, तब तो मतलब आप कर ही नहीं पाओगे ऐसे तो। इसलिए असाइनमेंट कंपलसरी है, जिससे आपकी स्पीड तो इम्प्रूव हो ही रही है और आपका 10 मिनट बिल्कुल एफिशिएंसी तो आनी है। सर इंग्लिश में अगर थर्ड क्वेश्चन में मुझे ब्लैंक काउंट करना है तो इसमें ये लिखा होता है काउंट ऑल द ब्लैंक। हाँ जी, उसके लिए अलग उसके लिए आपको आगे पता चल जाएगा। बिल्कुल आगे आएंगे काउंट काउंटिव वाले भी फॉर्मूलाज आएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे करने हैं। बस यहीं पे मिस हाँ रीडिंग जी, यस, कैलकुलेट बिल्कुल। काउंट। ऐसी आपका असाइनमेंट नंबर 6। देखो इसमें आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। असाइनमेंट नंबर 6 के अंदर यहाँ पर देखो, आपने जब ये टेबल बना ली, ठीक है, कैलकुलेट तो चलो करा, पर इसमें भी आपने ना काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी कर रखी हैं अलग से, और भी कैलकुलेशन में भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर दिया आपने। मतलब देखो आपने ना क्या करना है कि असाइनमेंट्स बेशक से 10 की बजाय आप बेशक 5 कर लो, 6 कर लो, आपने ना लैंग्वेज को समझ के करना है, आपने चीज़ें सीखनी है। मतलब ठीक है 2 दिन फालतू लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे चाहे आपके पास टाइम कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपने क्या क्या गड़बड़ करी। एक तो सबसे पहले ना आपने ये टेबल स्टार्टिंग पे बनानी थी शीट पर, आपने यहाँ पर बीच में बना दी, ठीक है, जो कि आपने सभी असाइनमेंट्स में ये गलती कर रखी है। तो मैंने यहाँ पर टेबल डेटा को सिलेक्ट करके कट कर दिया, यहाँ से कट पे क्लिक करा और कट करने के बाद स्टार्टिंग सेल पे जाकर जैसे ही पेस्ट करा, पेस्ट हो गया। अब इसमें आपकी गलतियाँ भी बताते हैं, मैं अंडू कर रहा हूँ एक बारी। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है कट पेस्ट की बजाय। अब देखो लेफ्ट में 2 कॉलम हमारे खाली हैं, तो मैंने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया क्लिक दबा के, और यहाँ से राइट में ऊपर ऑप्शन दे रखा है डिलीट सेल्स का। ऐसे ही ऊपर से मैंने चारों लाइनें भी सिलेक्ट करी, डिलीट सेल्स कर दिए, डिलीट हो गया। अब इसमें आपकी गलतियाँ क्या क्या हैं। अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाइज इन ऑल 4 ईयर। चारों साल की आपने डिपार्टमेंट वाइज एवरेज निकालनी है। अब ये रिकॉर्ड किस टॉपिक पे है, एक एम्प्लॉयज़ का डेटा है हमारे पास 4 साल का, 2021 से लेकर टिल 2024 तक का डेटा हमारे पास कंपनी का। कि जैसे मान लो मैंने कंपनी की शुरुआत करी 2021 के अंदर, उसमें मेरे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है, जिसमें अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग और DEO के नाम से है। 4 डिपार्टमेंट है, 4 सालों का रिकॉर्ड देखना है कि टोटल मेरे पास पिछले 4 सालों में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर चुके हैं, या एवरेज कितने स्टूडेंट कितने एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं मेरे पास। 2021 में कितने एम्प्लॉयज़ थे, 22 में या 23 में या 24 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं करंट में। तो इन सभी का कह रहा है कि भाई यहाँ पर टोटल निकालना है और एवरेज भी। तो पहले में तो कह रहा है कि एवरेज निकालनी है चारों डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने एवरेज निकाली इन ऑल 4 ईयर्स का मतलब सिर्फ 4 का ही निकालोगे ना। ये तो नीचे लास्ट वाली लाइन में तो टोटल का है,
इसमें तो हमने टोटल का तो एवरेज निकालना ही नहीं है, 4 का ही आएगा सिर्फ, आपने इस सेल में भी निकाल रखा था। इसके बाद कह रहा है टोटल निकालना है इम्प्लॉइज़ का कि कितने इम्प्लॉइज़ है, कहाँ पे निकालना है टोटल, बिलो रो, नीचे रो में। बाय एप्रोप्रिएट फंक्शन का मतलब, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित फॉर्मूले का यूज़ करके, एक सही प्रॉपर मेथड का यूज़ करके आपने चारों डिपार्टमेंट का इन ईच ईयर, ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेट करना है। यानी कि नीचे आपने टोटल सारों का निकाला था, सिर्फ यहाँ पे 4 का ही रहेगा। और अगर आप यहाँ पे अब क्या ऑटो सम यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑटो सम कर दिया चारों को सिलेक्ट करके, हो गया टोटल, हो गया, ठीक है। गड़बड़ है इसमें कुछ, इसमें तो क्या बोलूं, है गड़बड़ है इसमें। अब आपने ध्यान नहीं दिया, आंसर कितना आ रहा है, 2078 आ गया। हेडिंग को भी इंक्लूड कर लिया इसने ऑटो सम ने। कभी भी आप ऑटो सम कर रहे हो ना, केयरफुली इसकी यूज़ करना, प्रैक्टिस। ऐसा ना हो कि भाई आप कभी टोटल वगैरह कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ऑटो सम के थ्रू, अब आपने यहाँ पर जो सम करना था वो तो इन चारों का करना था, वो तो उसने उसको भी उठा लिया क्योंकि वो भी उसके साथ में थी वैल्यू ये मेरे को नहीं पता सर। ना। वैसे आपका ठीक था, बट आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है वैसे, कि आप गलती ना कर बैठे हो। तो यहाँ पर आप सम करके ना चारों को सिलेक्ट करो, एंटर करके वापस इसे सेल पे जाके ना सिर्फ 4 का ही निकालना है। सारा खेल यहाँ पर लैंग्वेज का है, और बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज की वजह से रह जाते हैं। तो इसमें एवरेज का रहने दे सकता टोटल, किसका एवरेज का टोटल कहाँ से आ जाएगा, रहने दे। निकालना ही नहीं, बोल ही नहीं रखा हमें। पहले में सिर्फ एवरेज बोला हुआ है, चारों डिपार्टमेंट का हमने निकाल दिया। फिर दूसरे में बोला टोटल ऑफ एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ द 4 ईयर्स, यहाँ पे चारों डिपार्टमेंट का। फिर कह रहा है न्यू कॉलम क्रिएट करना है मिनिमम एम्प्लॉयज़ के नाम से, यूजिंग फंक्शन आपको कैलकुलेट भी करना है ऑफ ईच डिपार्टमेंट आउट ऑफ द 4 ईयर। अब आपने मिनिमम का कॉलम भी क्रिएट करना है, यहाँ पर आपने मिनिमम भी निकाल दिया, ठीक है, फॉर्मूला ठीक है आपका। एंड फॉन्ट का साइज 13 पॉइंट करना है टू द कॉलम्स हेडर। कॉलम हेडर का मतलब हेडिंग्स, तो यहाँ पे ये सारी हेडिंग है ना जितनी भी, इन सभी का साइज मैंने यहाँ पे 13 लिखा फॉन्ट सेल में, एंटर दबा दिया। अब टेक्स्ट तो बाहर जाएगा क्योंकि 13 एक्चुअल विड्थ से तो बड़ा है। अब इसको हम डबल क्लिक कर दिया, ऑटो फिट हो गया ये। अभी आगे और भी गलतियाँ हैं आपकी। इसके बाद कह रहा है चेंज द बैकग्राउंड कलर येलो। ये समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि भाई बैकग्राउंड का कलर क्या करना है, येलो करना है। एंड रेड कलर करना है किसका, फॉन्ट का। कहाँ पे, इन हेडिंग रो। क्वेश्चन में इसने बता दिया बैकग्राउंड का कलर येलो और रेड कलर टू फॉन्ट इन हेडिंग रो। जो आपकी फर्स्ट वाली रो है हेडिंग की, आपने यहाँ से फॉन्ट का कलर तो कर देना है रेड, साथ में ऑप्शन दे रखा है फिल कलर, बताया था हम इसको शेडिंग भी बोलते हैं, तो इसको आपने येलो कर देना। इसके बाद आ रहा है चेंज द पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड मार्जिन टू नैरो। आपने पेज की ओरिएंटेशन पेज लेआउट पे जाके पोर्ट्रेट करनी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी पोर्ट्रेट ही होती है। एंड मार्जिन स्टाइल कह रहा है कि नैरो कर दो, यानी पेज के जो चारों तरफ खाली जगह छूट के आती है वाइट स्पेस, उसको मार्जिन एरिया पढ़ते हैं। तो मार्जिन्स में जाके यहाँ पर आपने पहले से ही कर रखा है नैरो, तो नैरो पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज एंड ऑटो एडजस्ट, जब भी क्वेश्चन में कह देना कि ऑटो फिट या ऑटो एडजस्ट द विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, जितनी सेल को रिक्वायर्ड है उतनी विड्थ हमें यहाँ पर सेट करनी है। तो टेबल डेटा को सिलेक्ट करके पूरे को, जैसे मिनिमम अभी थोड़ी देर पहले आपका कट हो रहा था, ठीक है, या डिपार्टमेंट भी मान लो कट हो रहा है आपका, मैंने कम कर दी। तो आप जब टेबल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, क्लिक करते ही अगर किसी कॉलम में टेक्स्ट हमारा सेल से बाहर जा रहा होगा तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा स्पेसिंग होगी, स्पेस बचा हुआ होगा, तो वो रिमूव हो जाएगा। आगे आता है अगला असाइनमेंट। देखो एक चीज़ का और ध्यान रखो कि जब भी आप एक तो असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, आप खुद सोचें कि ये वाली जो रो आप देख रहे हो, और ये सभी क्या होती है 1 2 3 या ABCD, ये सभी क्या हमारी रोज़ और कॉलम्स के नाम है। और देखो ये तो आपको हमेशा से ही पहले से ही ऑन मिलती हैं, कभी भी ऑफ तो मिलती ही नहीं।
तो आपने ये तो वैसे ही नहीं बनाना, ये तो आपने कभी भी नहीं लिखनी, ये तो आपको पहले से दे रखी है शीट में, 1 2 3 लिखा हुआ है, ABCD ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने फिर क्यों दिया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलता है। अब हम गलती हो जाएगी। इसलिए आपने अगर यहाँ पे बना दिया तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी, और ये तो डिफ़ॉल्ट पहले से ही आपको गिवन होती है। ये वर्कशीट हेडिंग बोलते हैं इनको। तो वर्कशीट हेडिंग आपको खुद से नहीं लिखनी, ये तो शीट की हेडिंग है, ये तो पहले से बनी बनाई आपको मिल रही है, तो लिखने की क्या ज़रूरत है इसको। सर यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि इसमें तो लिख रखा है गिवन एज, ये बस आपको दिखा रखा है कि आपकी जो टेबल है ना रो नंबर 4 से तैयार हो रखी है, और इसमें कौन सी चीज़ कैसे लिखी हुई है, अलाइनमेंट क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सब चीज़ें बस फॉर्मेट आपको दिखा रखा है। सैम्पल व्यू है ये जस्ट एक सैम्पल व्यू दे दिया आपको कि ऐसा दिखना चाहिए, और कौन सी नंबर रो से स्टार्ट हो रहा है टेबल डेटा, रो नंबर 4 में ये दिखा रखा है, और ये मर्ज भी हो रखा है, देख रखे हो आप यहाँ पे कंबाइन हो रखा है सेल आई कॉलम तक, तो इसमें डिस्प्ले कर रखी है। और देखो दोनों हेडिंग बोल्ड में है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड भी कर दिया। इसके अलावा देखो सारी हेडिंग बीच में भी दिखाई दे रही हैं, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। तो यहाँ पर हमने नीचे से तो चलो हॉरिजॉन्टल कर देंगे, पर वर्टिकली कैसे करेंगे, ऊपर वाले से भी मिडल कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेम में स्टूडेंट्स ऊपर नेम नीचे, अब यहाँ पर तो स्टूडेंट्स नेम भी कट गया, तो सेल पे जाकर रैप टेक्स्ट ऑन कर दो, हो गया ठीक। अब देखो भाई यहाँ पे आपको टोटल एवरेज मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है, तो ये तो आपने बिना कहे कैलकुलेट करने ही करने हैं, इसको कोई पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई आपको कि भाई यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, भाई करना है या नहीं करना कैलकुलेट, ये तो आपको करना ही करना है, बिना कहे टोटल वगैरह ये चीज़ें कर देना है अगर आपको हेडिंग में दे रखा है तो यहाँ पे आप टोटल के लिए चाहे ऑल्ट इक्वल भी दबा सकते हो। सर एक्चुअली हुआ क्या है, ये मैंने बीच में छोड़ दिया। अच्छा, ये मैं करने वाला। अब मैंने चारों को सिलेक्ट किया, ऑटो सम कर दिया, सारे टोटल हो गए। ऐसे एवरेज भी निकालनी है, एवरेज लिख रहा हूँ। जब मैं कोई फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन करता हूँ, अगर नेम आपको नीचे सिलेक्टेड शो है ना, जैसे एवरेज सिलेक्टेड दिखा रहा है, टैब दबा देना। देन नेक्स्ट, अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया एवरेज के लिए, टैब दबाया, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इज इक्वल टू मैक्स। ये भी आपने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि अगर आपको हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैक्सिमम या मिनिमम का यूज़ कर सकते हैं। और तीनों सेल को मैंने एक साथ सेलेक्ट करा, कॉर्नर से नीचे ड्रैग कर दिया, सभी एक साथ आ गए। और इसमें देखो शेडिंग भी दे रखी है यहाँ पर, तो सिलेक्ट तो कर ही रखा है हमने यहाँ पर, टोटल से लेके ठीक है मिनिमम तक चारों लेने हैं, तो चारों को सिलेक्ट करके यहाँ से शेडिंग भी दे दी हमने। इसके बाद आता है पेपर साइज़ A4, आपको आता है A4 करना, नॉर्मल भी आता है। पेपर साइज़ के बाद आता है फिर फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ टेबल डेटा 12 पॉइंट। कह रहा है भाई टेबल डेटा का साइज़ 12 करना है, और फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स यू रोमन का मतलब आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके एक तो साइज़ 12 कर दिया, 12 हो गया। इसके अलावा फ़ॉन्ट का नेम कह रहा था टाइम्स यू रोमन, तो अभी तो दिखा रहा है कैलिब्री, आप इस पे जाके TI लिखते ही टाइम्स यू रोमन आ गया, एंटर दबा दो। एंड मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4, कह रहे रो नंबर 4 को मर्ज करना है, साइज़ 14 करना है, बोल्ड इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करनी है। तो जो हमने इसके ऊपर एक टाइटल क्रिएट किया था ये वाला रो नंबर 4 के अंदर, इसको हमने मर्ज भी कर रखा है, दिखा भी रखा है, और नीचे बोल भी रखा है। रो 4 को मर्ज करना है और साइज़ इसका 14 करना है, और बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है। अब बोल्ड तो कर रखा है, अंडरलाइन भी कर दिया, साइज़ भी 14 कर दिया। किसका 14 करना है, रो नंबर 4 के ऊपर बात चल रही है अभी यहाँ पर, और अलाइनमेंट सेंटर भी करनी है। इसके अलावा अब आपको इसी में ही आगे कह रहा है मेक द टेक्स्ट बोल्ड और सेंटर अलाइनमेंट। कह रहा है भाई टेक्स्ट आपको बोल्ड भी करना है, सेंटर अलाइनमेंट भी करनी है, ऑफ रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, एस नीचे जा रहा हूँ, थोड़ी विड्थ बढ़ा दी।
अब कह रहा है रो नंबर 5 को बोल्ड और सेंटर कर दो। ऑलरेडी बोल्ड और सेंटर हमने पहले ही कर रखा है, पर यहाँ पे कॉलम ए को भी तो बोल रखा है कि बोल्ड भी करना है और सेंटर में भी करना है। तो ये चीज़ था हमारा अलाइनमेंट के ऊपर, कॉलम नंबर ए में भी करना है। और बैकग्राउंड कलर सेट करना है हमें सेम टू द गिवन सेल कलर। और इसके अलावा ऑटो एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल एज रिक्वायर्ड का मतलब जब पूरी टेबल बन जाए तो सेलेक्ट करके आप ऑटो फिट विड्थ कर देना। ठीक है, ऑटो फिट विड्थ कर देना। पर इसमें ना स्टूडेंट्स में एस नीचे जा रहा है, थोड़ी सी विड्थ मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी क्लिक दबा के। आपका 8वां असाइनमेंट रहता है। ये सब वो छोड़ दिया। ठीक है, जो पेंडिंग है वो भी कर देना। मैं बाकी के चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी क्लास में आपको अलग से कल करवाएंगे। और